ठीक है, तो आज हम लोग जो यानी कि बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लेकिन हमने कल जो पढ़ा था यानी कि रेडियस, बोर्स का रेडियस निकाल लें, बोर्स का वेलोसिटी निकाल लें, एनर्जी निकाल लें, उससे रिलेटेड कुछ हम यानी कि क्या कर लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम उससे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं लेकिन चाहूंगा कि आप मेरे साथ जो है यानी कि कुछ जो कल फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले आप लोग कमेंट बॉक्स में यूज करके लिखें। तो आप लोग मुझे बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे व्हाइट से नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर आप लोगों को 0.53। आप लोग कमेंट बॉक्स में यानी कि जो है फटाफट से लिख के मेरे को बताइए ताकि कि जो है रेडियस का, वेलोसिटी का और काइनेटिक एनर्जी का, और आप लोग यानी कि किसका लिखोगे, पोटेंशियल एनर्जी का, और किसका लिखोगे, टोटल एनर्जी का, और किसका लिखोगे, एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, और किसका लिखोगे आप लोग, एंगुलर मोमेंटम। तो आप लोग फटाफट से इन सब चीजों का जो है फॉर्मूला लिखिए कमेंट बॉक्स में। मैं आप लोगों को 1 मिनट यानी कि जो है समय दे रहा हूँ। वेरी गुड शाहिद अली, वेरी गुड, थैंक यू, वेरी गुड अंकुश, संजू, ओके, आशुतोष नेगी, यानी कि सभी ने जो है रेडियस का, तो सबने जो है यानी कि बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। मैं रेडियस का जो है सबके सामने लिख दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिए। 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। वेरी गुड। अब आप लोगों को यानी कि वेलोसिटी के बारे में बताना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए आप लोग। वेरी गुड, सभी ने जो यानी कि जो है आप लोगों ने जो है, वेरी गुड अंकुश, थैंक यू, यानी कि जो है आप लोगों ने सभी लिखा है। बाकी लोग भी लिखिए यानी कि जो है फटाफट से। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो। सर ठीक है, आप सुनाओ। मैं बढ़िया हूँ। ठीक है, तो यानी कि आप लोग फटाफट से यानी कि क्या कीजिए, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए। जैसे अंकुश, संधु ने सही लिखा, जोगिंदर ने सही लिखा, वंश ने सही लिखा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। यानी कि 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड बाय एन, और ये किसमें होगा, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, अब बताइए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग लिखिए जिन्होंने। मैं इसलिए कमेंट बॉक्स में लिखने कह रहा हूँ ताकि कि आप लोग एक बार लिखोगे तो आप लोगों को यानी कि याद हो जाएगा। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि लिखिए। एक ये वाला नहीं लिखना है आपको, जो कल मैंने जो बताया था वो वाला लिखना है। हाफ एम बी स्क्वायर वाला जो है यानी कि यूज करके नहीं लिखना है। जो मैंने कल बताया था उस वाले फॉर्मूले का यूज करके आपको लिखना है। ठीक है, 13.6 वाला आपको यूज करना है। वेरी गुड। ठीक है, हाँ 13.6, वेरी गुड आशुतोष नेगी, वेरी गुड, बहुत सही। ठीक है, चलिए मैं लिखूं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर लिख दो। ठीक है, और ये किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी को आप चाहो तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही लिख दो ताकि कि आप लोगों को भी बेनिफिट मिल जाए। तो आप लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में ही लिख दीजिए कि कितना टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि कितना हो जाता है। मैं फटाफट से बता देता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है NH/2π हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से ये सारे के सारे आपको फॉर्मूले क्या करना है, रिमेंबर रखना है। चलिए आपके सामने जो है यानी कि पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए फटाफट से ताकि कि हम लोग जो है यानी कि आगे बात कर सके। आपके सामने ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन तो नहीं है, लल्लू छाप क्वेश्चन है, आप लोग देखिए फिर भी बनाने का प्रयास कीजिए। मैंने इस टाइप के कल क्वेश्चन भी कराए थे, फिर भी आज आप लोगों के लिए जो है इस टाइप का क्वेश्चन रखा हूं। अगर किन्हीं के मन में कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर मुझे बता दो ताकि कि मैं जो है इसको सॉल्व कर दूं। क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं या आप लोग ट्राई कर रहे हैं। सर एक बार सॉल्व। अच्छा ओके, चलिए ठीक है। कल आपको मैंने कहा था कि आपके पास यानी कि जो वेलोसिटी, देखो आपको क्या करना है, वेलोसिटी के लिए जो है मैं बताता हूँ। वेलोसिटी का आपको सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है को बताना चाहोगे। 2.18 इंटू 10⁶ 10⁶ into 2/L मीटर पर जेड बाय एन। सेकेंड। ये 2 नहीं है बेटा,
आप लोग क्रूज को समझ रहे हो कि ये जेड है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आपको क्या करना है, जेड बाय एन। अब देखो आपको रेशियो निकालना है, यानी कि अगर मुझे रेशियो निकालना है किसका, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम का और यानी कि फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम का, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि मेरे पास यानी कि लिथियम है तो मैंने लिथियम लिख दिया Li+2, और यहाँ पे नीचे में क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम +3, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, यानी कि ऊपर में लिखता हूँ 2.18 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 6। और देखो बताओ लिथियम का जेड कितना होता है एटॉमिक नंबर, लिथियम का जेड कितना होता है बताइए, अरे किसी कोई तो बताइए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, आप लोगों को इतना, हाँ, ठीक है। अब ये कौन से ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा फिफ्थ। उसी प्रकार से यानी कि इसका कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, और जेड यानी कि कितना है बेरिलियम का 4, और ऑर्बिट के लिए कितना पूछा है 4, ये से इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है? नो किन्हीं के सर। ओके वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये आप लोगों के लिए है, यानी कि जो है आप इसको बनाइए, आप लोग फटाफट से इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा मैं इसको बना देता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे वैसे तो कुछ है नहीं, आप एक की जगह वाई ले लो, वाई के टर्म में आंसर आ जाएगा, लेकिन आप लोग सोच रहे होगे सर इसका रेडियस यानी कि क्या दे दियो, वाई दे दियो, तो मैं इसको जो है निकाल देता हूँ ताकि कि आप लोग जो है आसानी से इसको सीख सको, ठीक है। अब देखिए यानी कि आपके सामने क्या है कि आपको जो है यानी कि किस फॉर्म में दिया हुआ है कि लिथियम प्लस का जो वेलोसिटी दिया है वो वाई दिया हुआ है, खैर हमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस फॉर्म में दिया है एक्स वाई जेड 10 20 जो भी दिया है हम उसी का यूज कर लेंगे। अब देखिए यानी कि आपके पास क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज वाई। अब देखो आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई बताना चाहोगे? 2.18 into 10⁶ 2.18 into 10⁶ into Z/L meter per second। वेरी गुड बेटा, ठीक है। यानी कि जो अब देखो यानी कि अब मैं लिथियम के लिए निकालता हूँ, यानी कि लिथियम के लिए निकालता हूँ तो लिथियम के लिए कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा इधर बगल में करता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इस आधे हाफ की। मैं यहाँ पे जो है क्या कर लेता हूँ, वी लिथियम निकाल लेता हूँ, लिथियम की वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी कि कितनी हो जाएगी, मैं इसको हटा के सीधे सीधे लिखता हूँ पहले, यानी कि 2.18 इंटू 10⁶। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और जेड की वैल्यू कितनी है 2। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूँ, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस, यानी कि मेरे पास कितना है 3 प्लस, और 2.18 इंटू 10⁶। अब देखो यानी कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि जो है कितना होता है बताइए 4, और और किस ऑर्बिट के लिए कह रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि ये लेते हैं। अब आपको यानी कि रेशियो निकालना है, यानी कि सॉरी इसका यानी कि क्या निकालना है, यानी कि बेरिलियम का निकालना है। अब यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, अगर मुझे निकालना हो तो मैं यहाँ पे रेशियो निकाल लेता हूँ, तो Li+2 डिवाइडेड बाय V बेरिलियम+2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मुझे बताइए 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू 4/5। मीटर पर सेकंड ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये आपको पता है VI/LI कितनी वैल्यू दिया है, y दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यानी कि y लिख सकता हूँ क्या, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया y लिख दिया, V बेरिलियम+2, और यानी कि अब इसको 3/2 को मैं नीचे ले लेता हूँ, और ये ऊपर चले जाएगा तो यानी कि 5 यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए यानी कि कितना हो जाएगा V बेरिलियम+2 यानी कि कितना हो जाएगा ये, यानी कि 8y, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 50, यानी कि इसका जो वेलोसिटी ऑफ बेरिलियम+2 का यानी कि कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 8y/15 हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है बताइए। सर। ओके, आगे मैं बताऊं, यस आपके सर। लिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाइए।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोगों को मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं कुछ आपको नए क्वेश्चन कराना चाहता हूँ कि आप लोगों को सीख सको। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास मान लो कि सपोज करो कि ये दिया हुआ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले बताए NH थे। upon 2 pi. एक क्या बताया था? mvr, जिसमें वेलोसिटी रेडियस निकाल लो। दूसरा एंगुलर मोमेंटम का अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था? एन Upon 2 एच। pi. वेरी गुड, थैंक यू बेटा। यानी कि कितना हो गया? एन एच बाई टू पाई। ये दो फॉर्मूले आपको बताए थे। मुझे बताओ कि कौन सा फॉर्मूले का आप यूज करना पसंद करोगे? Second. सेकंड So वाले। this square. फर्स्ट का यूज करना चाहिए कि सेकंड का? सेकंड। Second. क्यों सेकंड का? फर्स्ट का क्यों नहीं? यहाँ से वेलोसिटी भी तो निकाल फर्स्ट का। सकते हो, रेडियस भी निकाल सकते हो, मास भी इलेक्ट्रॉन का पता है। एक्चुअली निकालने का तो इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक बार वेलोसिटी निकालो, एक बार रेडियस निकालो, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करो। और इसमें किसी चीज को निकालने की जरूरत नहीं, एक बार में पुट करो, सबको जो है निकाल लो। इसलिए अगर जब आपको ऑर्बिट दिया रहे तो आप प्रयास करना एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए जो है एन एच बाई टू पाई का यूज करना। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूं। आप देखिए एन की जगह पे कितना ले लो, कौन सा ऑर्बिट दिया है? Third. वेरी गुड, यानी कि जो है 3। एच की वैल्यू कितनी है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और 2 इंटू 3.14। ठीक है, 3.14 होता है। ये हो गया इसकी वैल्यू। अगर से देखो तो ये करीब करीब 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो करीब करीब 1। इसकी वैल्यू भी कितने आ जाएगा? करीब करीब जो है 3 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, यानी कि किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। अब यानी कि आपको, यानी कि क्या हो जाएगा कि आपको मोमेंटम जो यानी कि क्या निकल गया, यानी कि 3 इंटू 10⁻⁻, जो है 34, यानी कि जूल पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हो। किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि कल की क्लास में नहीं बताया था, वो एनर्जी का है। देखो एक बात बताता हूँ कि कभी भी एनर्जी का डिफरेंस कहे, काइनेटिक एनर्जी का कहे, आपको अगर जो फॉर्मूला याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप बनाना सीखो। आपको इतना सा तो मैंने कहा कि ये जो 5 फॉर्मूले हैं आप इसको याद रखना। इससे जैसे कहा अभी, जैसे मैं दिखाऊंगा कि आपके सामने कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इन द फोर्थ ऑर्बिट। आप क्या इसका फोर्थ ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसको Yes. ट्राई कीजिए। तो आप लोग फटाफट से इसको ट्राई कीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा। Yes. हाँ, 13.6 into हाँ, Z upon N का whole square. 13.6 इंटू जेड Electron बाय by एन का होल स्क्वायर। Whole square. निकल गया? चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोग समय लगा रहे हैं, आप लोग एक बार जाकर रूट बनाना। 13.6 जेड यानी कि हाइड्रोजन है, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, और एन की वैल्यू कितनी? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। मैं यहाँ पे जो 16 लिख देता हूँ या 4 का स्क्वायर लिख देता हूँ, और इसको मैंने सॉल्व करा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 13.6 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करोगे तो 0.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अब यानी कि क्या निकल गया? काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
-2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि कितना हो जाएगा -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना 0.7, यानी कि कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक नया छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे बेसिकली कॉन्सेप्ट तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ही कराऊंगा, लेकिन आप लोग यानी कि ध्यान से सुनिए कि अगर वो ना एनर्जी का डिफरेंस कहे, जैसे मान लो कि आपसे क्या कहेगा, एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए कहे डेल्टा, यानी कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि E2 माइनस E1, यानी कि यही करेंगे, यानी कि मुझे कह रहा है कि दो एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपके पास यानी कि क्या होगा, सॉरी डेल्टा E का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 इंटू, यानी कि कितना हो जाएगा n स्क्वायर बाय सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, जेड बाय एन का होल स्क्वायर। अगर ये टोटल एनर्जी लोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर इंटू, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि क्या लिख सकते हो 13 पॉइंट, और यहाँ पे E2 है तो यानी कि E2 ले लो आप, ठीक है 13.6, और ये क्या हो जाएगा Z, यानी कि 1, और Z सॉरी N2 होगा, यानी कि N2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं क्या कर लेता हूँ 13.6, अगर मैं सेम एटम के लिए निकाल रहा हूँ तो यानी कि क्या हो जाएगा फॉर सिमिलर एटम, यानी कि फॉर सेम एटम, यानी कि जो जिसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा फॉर सेम एटम। अगर जो सेम एटम है तो यानी कि जेड की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो यानी कि जेड भी कॉमन ले लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n2 का स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1/n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ से आगे से माइनस हटा के इधर कर देते हैं 13.6 जेड स्क्वायर, और यानी कि क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। ये यानी कि जो है आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जब आपके पास क्या कहेगा चेंज इन एनर्जी। मैंने कहा कि अगर जब आपको कभी भी कहे तो सिंपली क्या करना, उसको दोनों को माइनस कर देना। अभी सबको सारा फॉर्मूला याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो कि सिंपली आप इस चीज को डेरिवेशन करना सीख लो, यानी कि बेसिकली आपने वो 5 फॉर्मूले रखे, उससे रिलेटेड जो है आप क्या कर सकते हो कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। जैसे मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूं कि जैसे मेरे से कहा गया फाइंड द एलिमेंट if its energy is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको बताना है कि इसकी जो है यानी कि कौन सा एलिमेंट है। खैर कोई बात नहीं, आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, माइनस ले लेना, क्योंकि टोटल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यानी कि क्या हो जाएगा जो है यहाँ पे अगर जो एनर्जी कह रहा है तो यानी कि टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा -13.6। आपको पता है यानी कि 13.6 और फॉर्मूला क्या हो जाता है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 में यहाँ पे ले लेता हूँ आपके पास, क्योंकि ऑर्बिट हमने नहीं दिया है, यानी कि आप चाहो तो वैसे जेड बाय एन के स्क्वायर से भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कितना हो जाएगा 13.6 माइनस, और यहाँ से कितना हो जाएगा -13.6 और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ से 13.6 यानी कि क्या हो जाएगा 1 और जेड बाय एन का होल स्क्वायर, और यानी कि जेड बाय एन यानी कि क्या हो जाएगा 1। और ये कब होगा जब जेड इक्वल टू एन हो जाएगा, और जेड इक्वल टू एन किसके लिए हो जाएगा यानी कि जो है 1 हो जाएगा, यानी कि जेड भी 1 हो जाएगा और एन भी क्या हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। इस टाइप को आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, आप उनका क्या कर सकते हो तो सीधे सीधे जो है यानी कि क्वेश्चन बनाने में जो यूज कर सकते हो। एक जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ एनर्जी डिफरेंस के लिए, ये
ये समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Raya. ओके। Yes, sir. किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे देता हूँ सिंपली, कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस निकालिए। हाइड्रोजन सेकेंड ऑर्बिट एंड हाइड्रोजन फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस निकालिए, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, यानी कि जो है एनर्जी डिफरेंस निकालिए। मैंने लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं लिखा क्योंकि मेरे को आगे जो है कंप्लीट कराना है, इसीलिए जो यानी कि मैंने नहीं लिखा। तो आप सिंपली क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा लगाओगे? 13 पॉइंट्स यानी कि डेल चेंज इन एनर्जी 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यानी कि आपको कहां से कहां जाना है? 13.6 और n1 आपका कितना है, यानी कि सेकंड ऑर्बिट, यानी कि जो पहला, यानी कि 1/2 का यानी कि 4 स्क्वायर, और यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ से इसको जो है एलसीएम ले लेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 4 - 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि करीब करीब जो है 2.1 के करीब करीब आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी जस्ट निकाला था 13.6 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि जो 0.7 निकाला था, और 0.7 को हम लोग क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किन्हीं को समझ वो अगर इन केस कभी ऐसा भी पूछ लेता कि डिफरेंस दे देता और आपको एक ऑर्बिट दे देता, दूसरा ऑर्बिट पूछ लेता, यहाँ पे जो इस प्रकार से, यहाँ पे Z1 है इसलिए मैंने जो है यहाँ लिखा नहीं है कुछ भी, यानी कि Z की वैल्यू 1 है क्योंकि हाइड्रोजन दिया है, इसलिए हमने सीधे सीधे यानी कि लिख दिया है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. Okay. No, sir. अब जो है यानी कि हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग मेन टॉपिक पे आज का जो है पढ़ेंगे। अब देखो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। अगर जब मैं कहूँ कि स्पेक्ट्रम का मतलब होता है जैसे कि कोई भी को हम लोग क्या करें, उसके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दें, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे लाइट को आप लोग क्या करते हो? 7 कलर में तोड़ देते हो, यानी कि लाइट का आपने क्या कर दिया? यानी कि स्पेक्ट्रम कर दिया। ठीक है, अब यानी कि उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा? एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे याद रखना कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, एक बेस्ड ऑन द ओरिजिन और एक बेस्ड ऑन द नेचर। ओरिजिन का मतलब होता है वो कैसे जनरेट होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। या तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो अगर जो रिलीज करता है तो उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कारण बन रहा है तो उसके कारण जो बनता है उसको कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर जो नेचर की बात करें क्योंकि वो किस टाइप का दिख रहा है आपको, जैसे मान लो कि रेनबो जो दिखता है वो कैसा दिखता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखता है, बिल्कुल देखना एक के बाद दूसरा खत्म नहीं होता है, एकदम बिल्कुल जो है लाइन में, यानी कि क्या होता है? यानी कि जो विजुअल होता है। दूसरा डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि देखना थोड़ा दूर दिखा फिर थोड़ा दूर नहीं दिखा, तो यानी कि इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर मैं कहूँ डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब तो लाइन लाइन के फॉर्म में आएगा, अगर जब बैंड स्पेक्ट्रम यानी कि जो छोटे छोटे गैप के फॉर्म में आएगा, मान लो इतना रेंज आ गया, इतना रेंज आ गया, इतना रेंज आ गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं होगा। अगर जब आपको इस टाइप से दिखता है तो यानी कि हम लोग उसको क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। छोटे छोटे रेंज के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, जो कि अभी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे। अब ध्यान से सुनिएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted due to an atom or molecules making a transition from a high energy state to low energy state। यानी कि क्या हो जाएगा कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनते हैं ना, अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली क्या होते हैं? या तो एनर्जी के हाई एनर्जी लेवल, जैसे मान लो कि आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मैंने क्या रखा कि इस प्रकार से रखा। ठीक है, अब ये रुक जाओ, सही से थोड़ा बना देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि कुछ इस प्रकार से यानी कि जो इसको रखा, और जैसे ही इसको मैंने रखा तो यानी कि क्या होगा कि देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से जो है यहाँ जाएगा।
या यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, यहाँ जाएगा। जब ये एनर्जी हाई लेवल से लो लेवल जाता है तो ये एनर्जी क्या करता है, यानी कि इमिट करता है। और आपको मैंने बताया था वेव नेचर में जब कोई भी एनर्जी इमिट करता है तो उसके कारण यानी कि क्या होता है, यानी कि एनर्जी के कारण ही वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है, और वेवलेंथ के कारण आपको क्या होता है, वो पर्टिकुलर कलर आपको जो है दिखाई देता है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं कि जो भी चीज आपका कलर दिखाई दे रहे हैं ना, वो वेवलेंथ के कारण दिखाई दे रहे हैं। और वेवलेंथ का किससे मतलब होता है, यानी कि एनर्जी से। जैसा एनर्जी रिलीज होगा वैसा कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि हम लोग जो यानी कि यूज करते हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेड कलर का, विजिबल में। आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, हमने कहा था वॉयलेट का 400 होता है, और यानी कि जो रेड का होता है यानी कि क्या हो जाता है, जो है 750 के आसपास होता है, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जहां भी खतरे का निशान होता है रेड कलर लिखाया जाता था। और इसीलिए देखना आज भी अंग्रेज लोग जो है यानी कि कौन से कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं, रेड कलर। चाहे उनकी क्रिकेट टीम देख, Red. चाहे उनकी जो है आर्मी देख लो, तो सभी के सभी यानी कि वो कौन सा कलर पहनना पसंद करते थे, रेड कलर पहनना पसंद करते हैं, ताकि कि दुश्मन को दूर से ही पता लग जाए देखो ये जो है हमारे लिए खतरनाक है। तो इसलिए जो है वो लोग रेड कलर का यूज करते थे। खैर, तो ये सारी चीजें वैसे भी आप लोगों को पता है, हम लोग क्यों इसका एक कलर यूज करते हैं, ताकि क्या आपको। अब जो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है ना, ये दो टाइप का होता है, जस्ट अभी मैंने बताया। एक तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, दूसरा होगा इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जब एनर्जी के एब्जॉर्ब होने के कारण यानी कि क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब एनर्जी रिलीज होने के कारण स्पेक्ट्रम बनेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे दिया, हाँ बोलिए बेटा, किन्हीं को कोई डाउट है? ठीक है, No, sir. हाँ अब देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि मान लो कि आपने क्या करा, व्हाइट लाइट, थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा भी बहुत सारी चीजें। मैं एक एक करके जो है आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करते चले जाऊँ, खुद ही क्वेश्चन पूछूंगा, खुद ही बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी जैसे मान लो कि मैंने क्या करा कि व्हाइट लाइट को मैंने कोल्ड गैस से पास कराया। व्हाइट लाइट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, होगी कि नहीं होगी? उस एनर्जी को कोल्ड, हाँ कोल्ड गैस क्या कर लेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको याद हो तो मैंने वेव में बताया था कि जिस एनर्जी को आप या जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लोगे तो उस जगह पे यानी कि कौन सा कलर दिखाई देगा, बताना चाहोगे आप लोग? मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए। मैंने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जब पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उस, या मैंने कहा था कि बहुत सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखाई देगा, White. ब्लैक कलर दिखाई देगा। वेरी गुड, यानी कि जो है वो क्या दिखाई देगा, यानी कि ब्लैक कलर दिखाई देगा। उसी प्रकार से व्हाइट लाइट तो 7 कलर से बना होता है, यानी कि विबग्योर से बना होता है। लेकिन जैसे ही कोल्ड गैस में पास कराओगे तो ये क्या करता है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और यानी कि कुछ एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेगा, इसका मतलब है कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लिया। अगर जब कुछ वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लिया तो उसकी जगह पे यानी कि क्या बन जाएगा, जो वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करा वो कलर तो आपको दिखाई नहीं देगा। अगर वो कलर दिखाई नहीं देगा तो यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 4 कलर थे तो मैंने 4 कलर का ही यूज किया। वैसे तो वो कितने बनते हैं, 7 कलर के बनते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मान लो मेरे पास विबग्योर है, मैं जैसे एक पेज ऐड करके आप लोगों के लिए बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। कि मान लो मेरे पास ये जो है यानी कि स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ, सारी चीजें मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इस प्रकार से ये डिब्बा बनाया है, यानी कि बैंड बनाया कि इतने से इतने के कलर के फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, ये 7 कलर होने चाहिए आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इसको मैं विबग्योर उल्टा लिख दो, VIBGYOR, इसको मैं क्या लिखूंगा, रेड लिखूंगा। और यहां से यानी कि जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसको रेड, इसको ऑरेंज, इसको येलो, इसको ग्रीन, इसको ब्लू, इसको इंडिगो, और इसको जो यानी कि क्या लिख देंगे, वायलेट लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, एक्चुअल में ध्यान से सुनना मेरी बातें, कि जब यहाँ पे क्या होगा कि ये कलर वाले को वो क्या कर लेगा, यानी कि जो कोल्ड है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम है
वो क्या चाहेगा कि यानी कि जिसके पास ज्यादा एनर्जी है उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। तो जब वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कलर नहीं दिखाई देगा। अगर जहाँ पे कोई कलर नहीं दिखाई देता है तो यानी कि क्या हो जाता है, वो जो है कलर ब्लैक हो जाता है। मेरे से इससे पहले वाले बैच में पूछा था क्या सर ब्लैक कलर का कोई वेवलेंथ होता है क्या, तो आप लोग क्या बताओगे, क्या कोई वेवलेंथ होता है ब्लैक कलर का? ओके, वंश ने जवाब दिया है नो। नो सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। यानी कि नो इसका सर। कोई कलर नहीं, इसका जो कोई वेवलेंथ नहीं होता है। ये बनता कैसे है, ये क्या करता है यानी कि एब्जॉर्ब करने के बाद रिटर्न नहीं होता। जब रिटर्न नहीं होता जिस कारण से आपको वो क्या होता है यानी कि जो है ब्लैक कलर दिखाई देता है। अब मान लो कि आप लोगों के लिए, जैसे मैं मान लेता हूँ कि जो सबसे जो फेवरेट हीरो कौन सा है आप लोगों का, बोलिए आप लोग। आयरन मैन, चलो ठीक है। अब अगर यानी कि क्या है, मान लो कि सपोज करो कि आयरन मैन है। अब आयरन मैन को मैंने रात में खड़ा कर दिया, ठीक है, वो क्या गोरा दिखाई देगा क्या? नहीं। एक्चुअली में वो गोरा है या नहीं है, है। लेकिन वो गोरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास वो जो कलर आने चाहिए, जो जिसको आप मेलामाइन कलर कहते हो या फिर जो फेयरनेस जो कहते हो कलर, वो कलर यानी कि आपके पास टकरा के आएगा ही नहीं, तो यानी कि वो आदमी आपको गोरा नहीं दिखेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं कि वो गोरा नहीं है, वो हुआ क्यों? क्योंकि उसने क्या करा कि रात में यानी कि क्या होता है कि उसके पास उतनी लाइट पहुंची नहीं, बीच में ही बहुत सारे लोगों ने जो है यानी कि जो उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेगा तो धीरे 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 वो जो है यानी कि वहां से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा और वहां से वेव नहीं पड़ेगा, जिस कारण से वो जो है यानी कि क्या होगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है यानी कि अगर जब मैं इसको ब्लैक कलर से व्हाइट कलर से कर दूं, ये जो यानी कि पार्ट है, तो ये देखो यानी कि क्या हो गया कि यहाँ पे ये यानी कि कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है इस वाले को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अगर जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे उसकी जगह पे आपको क्या दिखाई देगा, यानी कि जो है ब्लैक कलर दिखाई देगा। इसीलिए जो है यानी कि यहाँ पे दूसरा ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और इसको बैंड स्पेक्ट्रम भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है देखो पर्टिकुलर यानी कि क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि क्या है, एक एक छोटे 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 बैंड के फॉर्म में बना हुआ है। इसीलिए हमने इसका क्या नाम दे दिया, यानी कि बैंड स्पेक्ट्रम दे दिया। अब एक्चुअली हम लोगों ने क्या करा, मरकरी वेपर लिया और मरकरी वेपर को हमने क्या करा कि इस प्रकार से यानी कि प्रिज्म से पास करा, और जैसे ही प्रिज्म से पास करोगे तो आपको यानी कि क्या होगा, इस प्रकार के पैटर्न में दिखाई देंगे। ठीक है, और जैसे ये इस प्रकार के पैटर्न में दिखाई देंगे, अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे क्या करा, यानी कि ये फोटोग्राफिक प्लेट होता है, इसको मैंने क्या करा, इस प्रकार से एनालाइज किया। यहाँ पे अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जैसे रेनबो आपको दिखाई देता है उसी तरह से। ये आपके मन में आएगा सर मरकरी वेपर लैंप ही क्यों लिया? एक्चुअली मरकरी वेपर लैंप इसलिए लेते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि एनर्जी लेने के बाद जो तुरंत यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, यानी कि जो है रिलीज करेगा, तो जिस कारण से यानी कि क्या करेगा। और दूसरी बात, मरकरी वेपर चाहता भी है कि एनर्जी को कुछ एब्जॉर्ब करे, क्योंकि बहुत ठंडा होता है, रूम टेम्परेचर पे यानी कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, बाकी मेटल जो यानी नहीं पाए जाते। तो जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका यूज करते हैं, तो आपको ये प्रिज्म से पास कराओगे जो एनर्जी है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो कोई एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के कारण वो पर्टिकुलर एनर्जी वाला वेवलेंथ आपको दिखाई नहीं देगा। अगर जो पर्टिकुलर वेवलेंथ वाला एनर्जी नहीं दिखाई देगा तो उसकी जगह पे यानी कि क्या होगा, यानी कि ब्लैक कलर दिखाई देगा। रेस्ट ऑफ द कलर आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमने छोटा सा पार्ट यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, छोटा सा पार्ट एब्जॉर्ब करेगा तो छोटा सा पार्ट ब्लैक दिखेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि क्या होगा, यानी कि जो है आपको वो उसी कलर में दिखाई देगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, और कोई? Yes. Yes, हाँ, sir. हाँ, अगर जब किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में अगर जब कोई दुविधा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा की। अगर मैं इमिशन स्पेक्ट्रा की बात करूं, इमिशन स्पेक्ट्रा इज ओनली पॉसिबल व्हेन एटम गोज एक्साइटेड स्टेट, एनर्जी मोर फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि ये जो इमिशन स्पेक्ट्रम है ना, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, जैसे मान लो यहाँ से हमने क्या करा
कि इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है यहाँ से एक्साइटेड कराया, और जैसे ही यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराया, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ चले गए, अब वापस जब ये जाएगा, ऐसा इसलिए जाता है क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो जब ये एनर्जी कुछ ना कुछ, क्योंकि इसके पास बहुत एनर्जी है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज करेगा, इसी एनर्जी के कारण जो है आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, और एनर्जी रिलीज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, इमिशन कहते हैं, और इस इमिशन के कारण स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। वही कहता है कि एनर्जी मोर फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाएगा, इस दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा, और इस एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म से पास कराएंगे, और जैसे ही प्रिज्म से पास कराएंगे तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, आपको ये जो है स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। एक्साइटेड एटम आर नॉट स्टेबल, ये जो एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा वो स्टेबल नहीं होगा, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो यानी कि क्या चाहेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करके स्टेबलाइज होना चाहेगा, ये स्टेबल होना चाहेगा। टू स्टेबलाइज एटम रिड्यूस देयर एनर्जी बाय इमिटिंग रेडिएशन, ये क्या करेगा, एनर्जी को जो है यानी कि इमिट करेगा, ताकि कि वो क्या हो जाए, यानी कि जो है स्टेबलाइज हो जाए। आपको एक बात याद रखना है कि हर एक एटम का अपना अलग स्पेक्ट्रम होता है, कोई भी स्पेक्ट्रम किसी एटम का दूसरे एटम से मैच नहीं कर सकता है। जैसे मैं कहूं कि आप लोगों का हर एक जो स्टूडेंट का जो फिंगरप्रिंट होगा वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर जो हर एक का अलग अलग होता है तो जिस कारण से सभी का सिमिलर नहीं होता, उसी प्रकार से एटम का भी जो स्पेक्ट्रम होता है वो अलग अलग एटम का कभी भी मैच नहीं होता, सबका क्या होता है, यानी कि जो है यूनिक होता है। ठीक है, अब देखिए यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम, अब यहाँ पे क्या करे, यानी कि मरकरी वेपर लैंप लिए, और इसको हमने क्या करा, यानी कि यहाँ से जो है पास कराया, और जैसे ही पास कराया तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो है एनर्जी, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से यानी कि कनेक्ट करके रखते हैं, इस बार एनर्जी देंगे, और जैसे ही एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, और वो वापस नीचे की ओर जाना चाहेगा, और जब वो वापस से और की जाएगा तो उसके दौरान कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जैसे ही रिलीज करेगा तो यानी कि उसको हमने प्रिज्म से पास कराएंगे, आपको यानी कि यहाँ पे इस बार जो है यानी कि इस प्रकार से दिखाई देगा। मेरी बात ध्यान से सुनना 2 मिनट, मैंने क्या कहा कि जब वो एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी तो रिलीज नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी को रिलीज करेगा तो पर्टिकुलर वेवलेंथ आपको क्या होगा, यानी कि दिखाई देगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जब वो आपने उसको एक्साइट किया तो यानी कि जब वो हायर स्टेट से लोअर स्टेट जाएगा तो इस दौरान यानी कि क्या होगा कि वो पर्टिकुलर टाइप की जो है वेवलेंथ को इमिट करेगा। अगर जब वो पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को इमिट करेगा तो जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ को यानी कि क्या करेगा, यानी कि आपको शो करेगा, जो आंसर इमिट करेगा। तो इस कारण से आपको इस बार देखो लाइन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रेड कलर का छोटा सा पार्ट, स्ट्रिप पार्ट है, ये वही पार्ट था जो पिछली बार रह गया था, यानी कि ब्लैक कलर था, यानी कि इस बार इमिशन के कारण यानी कि ये कलर जो है आपको मिल गया। यहाँ पे देखो मेजोरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम इज ब्लैक, और ये जो है यानी कि क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। अब देखो कैसे होता है कि आपने क्या करा, एटम को एक्साइट कराया, और इसके दौरान जब वो लोअर स्टेट में आना चाहेगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, और अगर जो एनर्जी को लूज करेगा तो आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा, और इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इमिट हो रही है। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक पूछ लीजिए एक बार, किन्हीं नो सर। हाँ सर नहीं, बिल्कुल, अगर से किन्हीं को भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछा कीजिए, ताकि कि आपकी डाउट जो है एग्जाम में ना रहे। ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो। ओके वंस आर्यन, ठीक है, और बाकी किसी स्टूडेंट को, और किन्हीं के मन में अगर जब कोई, सर एक बार रिपीट कर दो सर। ओके वेरी गुड सर। ठीक है, मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान से सुना बाकी लोग भी, कि ओके सुवन वंस, मैंने क्या कहा कि देखो क्या हुआ कि आपने इसको वोल्टेज से कनेक्ट करके रख दिया है। अब जब इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मरकरी वेपर लैंप है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल से वो वापस क्या आना चाहेंगे, अपने नॉर्मल स्टेट। इस दौरान यानी कि क्या करेगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। जो एनर्जी को रिलीज करेगा
वो एनर्जी यहाँ पे आपको क्या होगी, विजिबल होगी। जो एनर्जी आपको यानी कि इमिट करेगा वही तो आपको विजिबल होगी। अगर जब वो एनर्जी यानी कि क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी, तो यानी कि आपको यहाँ पे क्या होगा कि लाइन के फॉर्म में स्पेक्ट्रम मिलेगा। सिर्फ वही वाला वेव आपको दिखाई देगा जो इमिशन के दौरान रिलीज हो रही है। अगर जो रिलीज हो रही है तो वही तो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि इस बार क्या होगा, लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा। कि ऐसा नहीं कि 4 ही दिखाई देगा, आपको 7 कलर दिखाई देंगे, लेकिन मेरे पास 4 कलर थे तो मैंने 4 कलर का यूज किया है, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि मेजोरिटी ऑफ स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो कैसा कलर का होता है, यानी कि ब्लैक कलर का। इसका मतलब है कि इसने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी तो स्टोर कर ली, लेकिन कुछ एनर्जी रिलीज की, और जो एनर्जी रिलीज की वो आपको यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि आपको जो है छोटे छोटे लाइन के फॉर्म में दिख रहा है। ये एग्जाम्पल भी किसका है, लाइन स्पेक्ट्रम का। पिछला वाला किसका था, बैंड का, छोटे छोटे गैप में। ये लाइन के फॉर्म में, भले मैंने इसको 2 लाइन से दिखा दिया, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा नैरो स्ट्रिप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन जो है यानी कि स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये होता कैसे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, ये वापस अपने स्टेबल में जाना चाहता है, जिस कारण से आपको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। और इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए, किन्हीं के मन में कोई, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो मेन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, अब मैं बता रहा हूँ कि यही, हाँ, यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। अब आप लोग यानी कि लेफ्ट मत करना, क्योंकि अगर आपने इतने देर रुके हो, अगर ये नहीं पढ़े, तो आपने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेकार में, यानी कि जो है क्वेश्चन आपका एक लेफ्ट होने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि आपको N1 N2 का यूज करके नहीं देगा, आपको इसी से यूज करेगा। कैसे यूज करेगा, आप यहाँ पे ध्यान से सुनना। खैर, हमारे पास अब हम चाहते हैं कि एलिमेंट का यानी कि क्या करें, कि यानी कि स्पेक्ट्रम देखें कि हाइड्रोजन का कैसा स्पेक्ट्रम अचीव होता है। हमने क्या करा कि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये डिस्चार्ज ट्यूब। आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का नाम सुना है सर? सुना Yes, सुना sir. लग रहा है। Yes, sir. हाँ, कहाँ सुने थे, बताइए कहाँ सुने थे आप लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब का? अरे डिस्चार्ज का सुना था Experiment. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जो है, यानी कि न्यूट्रॉन में नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी में आप लोगों को मैंने बताया। वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि आपको मैंने क्या कहा था, डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करा, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस भर दिया, H2 गैस भर दिया। हमने यहाँ पे क्या करा, हाई वोल्टेज का यूज किया। अब जैसे ही हाई वोल्टेज करेंगे, हाइड्रोजन यानी कि क्या होगा, एक्साइट होगा, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसके कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, ये जो है यानी कि वापस अपने लोअर स्टेट में आना चाहेगा, या अपने जो है मिनिमम। क्योंकि याद रखना कि दुनिया में हर कोई क्या चाहता है, कि अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। अगर जो दुनिया में हर कोई अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, तो जिस कारण से ये भी क्या चाहेगा, अपनी एनर्जी को कम करने। लेकिन कम करने के लिए एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जैसे ही रिलीज करेगा, हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्रिज्म लगाया। और जैसे ही प्रिज्म लगाया तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है अलग अलग स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देंगे। और अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाई देंगे कहाँ पे, ये फोटोग्राफिक प्लेट पे यानी कि दिखाई देगा। अब इसी स्पेक्ट्रम से यानी कि आपको कैसा दिखाई देता है कुछ, यानी कि आपको जो, यानी कि सबसे पहले एक पॉइंट याद रख लीजिए, द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस टू शो द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि ये जो है यानी कि क्या हो रहा है, क्वांटाइज्ड के फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में है, ना कि ये जो है आधा अधूरा है। ये जब भी आएगा तो एक पैकेट आएगा, ऐसा नहीं कि आधा फोटोन आएगा या आधा आएगा, नहीं। इसी कारण से हम लोग इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइज्ड कहते हैं। अब देखो, यानी कि आप यहाँ पे देखना कि आपको इस प्रकार से यानी कि आपको एनसीईआरटी में डायग्राम मिलेगा। क्वेश्चन जनरली यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप चिंता मत करना, मैं आपको इसको याद भी रखाऊंगा। आपको ये याद रखना जरूरी है कि इसको लाइमन सीरीज कहते हैं, इसको बाल्मर सीरीज कहते हैं, इसको पास्चन सीरीज कहते हैं, इसको ब्रैकेट सीरीज कहते हैं, इसको पीफर्ड सीरीज कहते हैं, इसको हम्फ्री सीरीज कहते हैं। ये अलग अलग साइंटिस्ट ने इसका सीरीज का नाम दिया। लाइमन ने कहा कि अगर आप इन्फिनिटी से लेके ग्राउंड स्टेट तक आते हैं, तो ये इस सीरीज को इन्होंने क्या नाम दे दिया, यानी कि लाइमन सीरीज दे दिया। फिर दूसरे ने कहा कि ये अलग अलग स्पेक्ट्रम अचीव होते हैं, इन्होंने अलग अलग साइंटिस्ट ने किया। अब देखो, यानी कि दूसरे साइंटिस्ट ने क्या करा कि यहां से यानी कि क्या कर दिया, यानी कि स्पेक्ट्रम को अचीव कराया। और जैसे ही यहां से हमने क्या करा
कि जो है अचीव किया, तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो है इस प्रकार से मिल जाएगा। ठीक है, और ये यहां से, और इस प्रकार इस सीरीज को लाइमन सीरीज कहते हैं, इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्मर सीरीज कहते हैं। उसी प्रकार से अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग सीरीज का नाम दिया। आपको ये याद नहीं रखना है कि कहां से क्या आ रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है किसकी वैल्यू n1 है, किसकी वैल्यू n2 है, और किसकी वैल्यू यानी कि n3 है। ये याद नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ी सी ट्रिक देना चाहूंगा, जिससे जो है आप लोग क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए ट्रिक, थोड़ा सा फनी है, आप लोग ज्यादा नहीं हंसिएगा। ठीक है, ओके चलिए। तो अब आपको क्या याद रखना कि बाल्मर की वैल्यू n की कितनी होगी, 2, या पास्टन की होगी 3। आपको ये याद रखना है कि इनकी n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। आप इसी चीज को क्या करना है, आपको जो है यानी कि याद रखना है। और जैसे यानी कि याद रखना है, मैंने थोड़ा गलत बना दिया लग रहा है, ये जो यहां तक आएगा, ओके, 1 मिनट, कि नीचे तक ही आता है। 1 मिनट, थोड़ा सा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत हो गया है, ये यहां से नहीं, इसको मैं अनडू कर देता हूं। ठीक है, ओके, तो यानी कि ये यहां से और ये यहां से, ठीक है, और ये यहां से आते चले जाएगा, और ये यहां से, और ये यहां से आएगा, ठीक है, और ये यहां से आएगा, और ये यहां से आएगा। और इसी प्रकार से यानी कि सो ऑन जो है, यानी कि जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने यानी कि जो है इसका निकाला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज को बाल्मर, पास्टन, इसको जो है ब्रैकेट, और इसी प्रकार से सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह से यानी कि जो लिया, तो यानी कि उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है इसका नाम रखा। अब आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसको लाइमन सीरीज कहते हैं, इसको बाल्मर, इसको पास्टन, इसको ब्रैकेट पीफन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम्फ्री सीरीज कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको याद रखने का जो तरीका है, क्या कहते हैं, लाया, बलमा, पायल, बड़े प्यार से। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा, यानी कि आप इसको याद रखने के लिए क्या तरीका है, लाया, बलमा, पायल, बड़े प्यार से। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा ना, वो ये नहीं कहेगा कि n4 से n2 जा रहे हैं, वो क्या कहेगा, ब्रैकेट से बाल्मर जा रहे हैं, तब आपको यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि काफी ज्यादा दिक्कत होगा। अब देखो, जब बलमा पायल लाएगा तो किसी को जलन होगी, यानी कि जो है उर्वशी को, उर्वशी का मतलब उर्वशी भी आई देखने के लिए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट वेव यानी कि यूवी, और ये क्या हो जाएगा, विजिबल रेज, विजिबल रेज, और ये क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। बाकी ऊपर में सारी जगह पे क्या होते हैं, इंफ्रारेड हो जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि n2 से n1 में कौन किस टाइप की रेज पाई जाती है, तो आपको बताना है अल्ट्रावायलेट रेज, और n3 से n2 में कौन सी पाई जाती है, यानी कि विजिबल रेज, और n4 से n3 में कौन सी पाई जाती है, यानी कि इंफ्रारेड। अब इसको याद रखने के लिए क्या है, लाया, बलमा, पायल, बड़े प्यार से। ठीक है, और इसको देखने के लिए कौन आई, उर्वशी भी आई देखने। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। खैर, यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यानी कि क्या करते हैं, यानी कि इसकी जो है एनर्जी निकालते हैं इन टर्म ऑफ डिफरेंस। आप लोग को जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करा कि एनर्जी इक्वल टू सर E1 कुछ दिखाई नहीं दे रहा सर। दिखाई नहीं दे रहा है, नो सर। ओके, चल मैं जो है बना ही देता हूँ।
ठीक है, अब मेरे पास यानी कि क्या है, डेल्टा, यहाँ से फिर वाइट तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है E2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -13.6 इंटू एन स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे भी क्या ले लेता हूँ 2। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 13.6 और Z1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2 का स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सॉरी Z1 का स्क्वायर, ठीक है, Z1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि दोनों हाइड्रोजन एक ही एटम के लिए है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी कि 1/n1 का स्क्वायर माइनस n/n2 का स्क्वायर, यही बताया था अभी आपको जस्ट फॉर्मूला। यानी कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc/λ, और मैं चाहता हूं कि इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, hc/λ लिख दूं। यानी कि hc/λ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/λ इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई यानी कि क्या हो जाएगा hc, और यानी कि क्या हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और यानी कि इस सारे जगह पे यानी कि ये 13.6 और h/c को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसी की जगह पे यानी कि क्या लिख देंगे, n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो गया कि यहाँ पे, और रिडबर्ग की जो वैल्यू हो जाती है, RH की जो वैल्यू हो जाती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ हो जाता है, और 1 यानी कि RH की जो वैल्यू होती है वो 912 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है, यही यानी कि हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है यानी कि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देखो RH मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत आप लोगों को काफी आंखें गड़ा के देखनी पड़ रही होगी, इस कारण से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि RH की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे इसको जगह पे मैं कल की क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्यों ये जो है यानी कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर फिलहाल आपको ये याद रखना है कि अगर आपको वेवलेंथ निकालना हो तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना, 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा RH जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और RH की जगह पे कितना हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, और 1/RH की जगह पे हम लोग क्या लेंगे 9112 एंगस्ट्रॉम। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप इस वैल्यू को याद रखना, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आप इसको रखोगे तो बहुत ही आसानी से मैं 900 ले लूंगा और इसको फटाफट से कैलकुलेट करूंगा। आज मेरे पास समय नहीं है, लेकिन कल की क्लास में हम लोग जो है यानी कि बात करेंगे। खैर मैं अगर जो कहूँ कि मेरे को बताओ कि ये लाइन से ये लाइन जा रहे हैं, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि अब मेरे पास उतना तो समय नहीं है कि मैं इसको जैसे कहूँ कि मेरे को बताओ, मैं यहाँ से 3 स्पेक्ट्रम है और 3 स्पेक्ट्रम से कितने पॉसिबल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगे, यानी कि एक तो ऐसा बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा, और फिर इस वाले के लिए 2 बनेंगे, एक यहाँ बनेंगे और एक यहाँ बनेंगे, और लास्ट में एक क्या बनेगा, यहाँ बनेगा। तो टोटल कितने हो गए 2 2 4 एक 5 स्पेक्ट्रम बनेंगे। अब मेरे को मान लो कि एग्जाम में दे देगा तो मैं तो इसको गिनने तो बैठूंगा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जो है इसको लेके जो है एग्जाम में बैठ गया कि जो है मैं काउंट करने जो है यानी शुरू कर दूं, नहीं, मेरे पास उतना तो समय है ही नहीं। तो अगर से समय नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। n2 यानी कि जहां से निकालने के लिए कह रहा है n1 ये है, और यानी कि कितना n2 n3 n4। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ n2, और ये कितना हो जाएगा n3। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अब देखो n2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस n1 की वैल्यू कितनी है 1 यानी कि 1, और n2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस बाहर में हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा प्लस, इसको बाहर में कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से कितना हो जाएगा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3, और यानी कि कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2, और ये वैल्यू कितनी आ गई 6, कहाँ पे छूट गया, एक यहाँ छूट गया है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि कितने हो जाएंगे, यानी कि टोटल जो है यानी कि इसके पास कितने स्पेक्ट्रल लाइन है, यानी कि 6 है।
अब हम हर बार यानी कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग यानी कि क्या करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना कि n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यानी कि 2, ये जो यानी कि क्या है, यानी कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का जो है फॉर्मूला है। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि कई तरह से आपको जो है यानी कि क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रम लाइन बाल्मर टू पास्टन या पास्टन टू लाइमन, इस टाइप से यानी कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप जब प्रीवियस ईयर को देखोगे। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट, अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में याद रखना है कि आपको सबसे पहले लाइमन, बाल्मर, पास्टन और जो है इनकी जो है एन की वैल्यू याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, लाया, बल्मा, पायल बड़े प्यार से एल से लाइमन हो जाएगा, बल्मा से यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा, लाया बल्मा पायल यानी कि पीफंड हो जाएगा, लाया बल्मा पायल बड़े प्यार से, यानी कि जो इस प्रकार से हम लोग जो है लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री सीरीज, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। आप इसको छोटा सा यानी कि जो है एल से लाइमन हो जाएगा, बी ए एल से बाल्मर हो जाएगा, पी ए से पास्टन हो जाएगा, ब्रैकेट यानी कि बी आर से, और जो पी से क्या हो जाएगा, पी फंड हो जाएगा, इस प्रकार से। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको निकालने के लिए कहा जाए, क्योंकि मैं काउंट नहीं कर सकता। आपसे पूछ दिया जाए कि एन इन्फिनिटी से निकालो, तो आप कितना निकालोगे, चलो मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, लेकिन एग्जाम में 8 दे दे, 10 दे दे, तो काफी ज्यादा जो है दिक्कत हो जाएगी, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते, नहीं निकाल सकते। तो इस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा कि हमें जो है यानी कि याद रखना होगा n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस यानी कि क्या हो जाएगा 1, और इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, उनकी जो वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ, कल हम लोग जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर जो